हेलो हेलो हेलो। ये व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। और आई थिंक आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगेन, मैं जब भी वीडियो शुरू करता हूं तो मेरी पहली कंसर्न ही यही रहती है कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। देखो, हर बंदा अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर रहा है, बट मेक श्योर कि आप लोग अपना काम एक्चुअली सही तरीके से पूरा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि सीएस तो आप लोगों को बनना है। तो सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस प्रोसेस में किसका होना चाहिए? आप लोगों का होना चाहिए। चलो सर, ओके। आज काम की बात क्या करने वाले हो? काम की बात मैं बता देता हूं कि आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इन आवर वेरी ओन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। यानी कि जो पार्ट बी हम लोग कर रहे थे हमारे पेपर नंबर 5 का, जो कि पूरा 50 नंबर का था, उसके दो चैप्टर्स मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है। एंड धुआं उठा दिया था भाई। वो वीडियोस बनाते टाइम मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल गया था कि आई हैव मेड सफिशिएंट एफर्ट कि आप लोगों को ना याद ही हो जाएगा। यानी कि जब आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, उसको, उस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको साथ के साथ लर्न हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ आधा घंटा, एक वीडियो को देखने के बाद आधा घंटा खुद से दे देना। मैं कह रहा हूं, अगर आपको कंठस्थ ना हो जाए, बिल्कुल जबान पे ना आ जाए, तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर दोगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों के साथ। वही काम मैं करूंगा यहाँ पे इस चैप्टर के साथ। यानी कि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। एंड दिस चैप्टर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर पार्ट बी ऑफ पेपर नंबर 5। यानी कि आप अगर इसको करते हो तो इसकी इंपॉर्टेंट दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है इंपॉर्टेंट आईबीसी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको आईबीसी जो हमारा कोड है उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो। और दूसरा पॉइंट है हमेशा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स में से एक ये वाला चैप्टर है। क्या नाम है इस चैप्टर का? देखो, दिखने में लगेगा, बच्चों को लगता भी है कि हाँ यार, ये चैप्टर हमको बहुत आसानी से आता है, अरे इसमें जो टर्म्स है वो बहुत बेसिक है। यार, आपको पता सब कुछ है, बट अगेन, नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि एग्जाम्स के लिए किन चीजों को आपको याद करना है। क्योंकि आपको देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज तो पता है कि जब तक हम चीजों को याद नहीं करेंगे, देखो एग्जाम का मतलब ही क्या है कि कुछ चीजें हैं, समझ आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट एग्जाम में तो आप तभी लिखोगे ना जब आपको वो चीज लर्न हो चुकी होगी। तो किस अप्रोच से पढ़ें कि हमको वो चीजें साथ के साथ याद हो जाएं। और मेरे को वीडियो बनाने का मकसद यही है, सिंपल, कि मैं एक ही चीज को बार बार इतनी दफा रिपीट कर दूंगा, जब दूसरे बंदे के मुंह से आप निकली हुई आवाज को सुनते भी हैं और अपनी आंखों से पढ़ते भी हैं, तो क्या होता है, उस चीज को याद होने की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगेन, वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है। हो सकता है कि आपने इससे पहले ही चैप्टर जब पढ़ा है तो उस डेप्थ के साथ नहीं पढ़ा है जिस डेप्थ के साथ मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर का नाम। यानी कि यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आईबीसी के 5 पिलर्स थे। उन 5 पिलर्स में कौन कौन से थे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा हमारा कौन था, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, फिर उसके बाद आ जाता था इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और लास्ट में हो जाता था हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अभी जो 5 पिलर्स थे ना, हर पिलर का अपना एक रोल है। बट अगर मैं कहूं कि ग्राउंड लेवल पे जो बंदा सबसे ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि जिसके बिना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, या फिर मैं बात करूं इंसॉल्वेंसी ऑल टुगेदर, आईबीसी का कोड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, यानी कि उस प्रोफेशनल की हेल्प के बिना पॉसिबल ही नहीं था कि आईबीसी को इंप्लीमेंट किया जा सके इन द प्रॉपर मैनर, उस बंदे का नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो हम यहां पे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग रोल पढ़ने वाले हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का आफ्टर ऑल रोल होता है तो होता क्या है, दूसरा उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। देखो, जब रोल पता चल जाता है तो फिर वो उसे क्या क्या काम करने हैं उसके फंक्शन से पता चल जाएंगे। देन उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसकी ऑब्लिगेशन है, वो भी चीजें हमें पता चल जाएंगी। किनके? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं। जब मैं एज अ स्टूडेंट इस चीज को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि यार, इन चीजों में ये जो नाम है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, लिक्विडेटर, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सिर्फ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इन टर्म्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किस चीज का है? क्या ये अलग अलग लोग होते हैं या फिर एक ही लोग होते हैं, बस अलग अलग टाइम होता है? तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों को इन कैरेक्टर्स के बारे में डिफरेंस बता देता हूं। सबसे पहले देखना यार, अगर देखो, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहला जो कैरेक्टर है उसका नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आप समझ लीजिए, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना? जैसे मैं हूं, अगर मेरा नाम है विनय पाठक, ठीक है ना? अब देखिए, मैं अपनी फैमिली में, मैं एक बेटा भी हूं, मैं अपनी मम्मी और अपने पापा का बेटा भी हूं। मेरी जो सिस्टर्स हैं, मैं उनका भाई भी हूं, ठीक है ना?
अगर मेरी शादी हो गई होती, ऑल्दो अभी नहीं हुई है, अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं अपनी वाइफ का हस्बैंड भी होता, और अगर उस शादी के बाद मेरा एक प्यारा सा बच्चा होता तो उसका मैं फादर होता। यानी कि आदमी एक है बट उसके रिश्ते अनेक है। मतलब वो अलग अलग लोगों से उसकी अलग अलग क्या है, रिश्ते हैं। यानी कि सेम पर्सन इज परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली यहां पे विनय पाठक को रिप्लेस कर दो किससे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से, और अलग अलग सिचुएशंस कर दो। यानी कि जब वो एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करता है तो उसी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं। जब वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह काम करता है तो उसको ये पर्सन कहते हैं आईआरपी। फिर जब वो बैंक्रप्सी के लिए काम करता है, यानी कि जब इंडिविजुअल पर्सन की बैंक्रप्सी की जाती है तो उस केस में बैंक्रप्सी ट्रस्टी भी वही बनता है। और जब कोई कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी जब बंद होने जाती है तो सेम पर्सन विल एक्ट एज अ लिक्विडेटर। यानी कि वाइडर टर्म क्या है, जो प्रोफेशनल है, नीचे जो नाम दिए गए हैं ऐसे कोई प्रोफेशनल है ही नहीं। मेन जो प्रोफेशनल का नाम है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। वो किस टाइम पर कौन सा रोल कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको और अच्छा एग्जांपल मैं दूं कि आप अगर देखो कोई एक्टर है, अगर लेट सपोज उस एक्टर का नाम मैं बता देता हूं, अगर बाहुबली के जो एक्टर हैं प्रभास नाम है उनका, ठीक है ना। अब प्रभास जो हैं जब वो बाहुबली में काम कर रहे थे तो उनका नाम क्या था, अमरेंद्र बाहुबली अगर वो फादर थे, महेंद्र बाहुबली जब वो बेटे थे। ऐसे ही प्रभास का क्या असली जीवन में नाम यही है क्या, नहीं, असली में नाम उनका प्रभास है। फिर जब वो जिस मूवी में काम कर रहे थे उस मूवी के हिसाब से उनको नाम दे दिया गया। दूसरा, अगर उन्होंने लेट सपोज कोई और मूवी बना रखी है, मान लेते हैं सूर्या नाम की कोई मूवी बना रखी है, उसमें उनका नाम क्या है, सूर्या नाम है। तो क्या हुआ, अलग अलग सिचुएशंस में उस पर्सन का नाम अलग अलग हो गया है। यहां पर सिर्फ वही मतलब है, ठीक है। आइए जरा आगे करते हैं, अब समझते हैं। देखो यहां पे ना दे रखा है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब क्या है। देखो सबसे बड़ी टर्म क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मींस अ पर्सन जो कि एनरोल हुआ है अंडर सेक्शन 206 विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। सेक्शन 206 में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करने के बाद वो क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाता है। देन उसके बाद लिक्विडेटर। अब देखो जब डेफिनेशन दे रखी है लिक्विडेटर की, तो देखो कैसे डेफिनेशन शुरू हुई है, लिक्विडेटर मींस एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। यानी कि टू बी अ लिक्विडेटर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बात समझ आ रही है। अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर, उसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को आपने अपॉइंट कर दिया है एज अ लिक्विडेटर। यानी कि अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं देन यू कैन नॉट एक्ट एज अ लिक्विडेटर। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। देन सेकंड पॉइंट, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखो फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 2, फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 2 मैंने आपको बताया था पार्ट 2 किस चीज से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड है। यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, या फिर उसी के अंदर हम लिक्विडेशन की बात करें तो जो पार्ट 2 के अंदर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको बोलते हैं, अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया गया है कि वो कंडक्ट करें सीआईआरपी तो हम उसी पर्सन को क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और इससे पहले कि उसको हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोले उससे पहले वो होता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। मैंने आपको जब पिछला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको मेंशन किया था कि जब सबसे पहले वो अपॉइंट होता है, ताजा ताजा अपॉइंट होता है, तो वो फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं होता, ही इज ओनली एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जैसे कि डिविडेंड होता है ना, कि साल के बीच में जब कोई डिविडेंड दे दिया जाता है तो वो इंटरिम डिविडेंड कहलाया जाता है। बट इसका मतलब क्या है कि साल खत्म होने के बाद डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा, पे किया जाएगा, उस डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है ना, किसी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट द्वारा खुद, तो फिर उस केस में उसे हम कहेंगे कि तू इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। बट वंस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको अप्रूव कर देती है कि हां अब तू भाई सिर्फ इंटरिम नहीं रह गया, अब तू ही हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, तो सेम पर्सन शिफ्ट हो जाएगा इंटरिम की पोजीशन से सीधे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे। क्या बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो वेरी गुड, नहीं समझ आई तो रिवाइंड करो, दोबारा सुनो। बताने का दोबारा फायदा नहीं है क्योंकि मैंने स्लोएस्ट स्पीड में रिपीट करके ये सेम चीजें आपको बता दी है। आइए फिर बारी आती है बैंक्रप्सी ट्रस्टी। बैंक्रप्सी शब्द का मतलब क्या है, बैंक्रप्सी इज टोटली रिलेटेड टू द इंडिविजुअल। जब एक इंडिविजुअल की जो इंसॉल्वेंसी होती है उसके बाद जब कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, कोर्ट कौन सा, यहां पर कोर्ट का मतलब है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मैंने बताया था ना कि इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए जो एडजुडिकेटिव अथॉरिटी होती है वो होती है डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो जिस दिन
डीआरटी डिक्लेयर कर देगी कि हाँ यार इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता, इसका रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको कर देते हैं बैंकक्रप्ट। और वो जो बैंकक्रप्सी के टाइम पे जो बंदा उसकी असेट्स बेचकर उसकी असेट्स को लाइबिलिटीज में बांटेगा, उसको हम कहते हैं बैंकक्रप्सी ट्रस्टी। और बैंकक्रप्सी ट्रस्टी भी कौन बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनेगा। एंड लास्ट, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब पार्ट 3 के पर्पस से, पार्ट 3 बेसिकली क्या है? फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस है। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस यार अगेन एक छोटा सा चैप्टर है, उसके अंदर एक होता है कि नई शुरुआत करने का मौका देना। कि हाँ यार, जब छोटा अमाउंट होता है डिफॉल्ट का, बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो कहा जाता है कि हाँ कुछ छोटे लेवल के बिजनेसमैन को एक नई शुरुआत का स्टार्ट करने का मौका दिया जाएगा, तो उसमें जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर, आप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। अब एनरोलमेंट ऑफ एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि अब अगर मुझको लेट सपोज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, लेट सपोज आई एम अ पर्सन, मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, तो क्या मुझे क्या चीजें करनी, क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे कि आई कैन बी एक्ट एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, सेक्शन 206 में कुछ बातें लिखी हैं। सेक्शन 206 ऑफ आईबीसी 2016 कि नो पर्सन shall render his services as insolvency professional under this code without being enrolled as a member of insolvency professional agency and registered with board। आप याद कीजिएगा, जो सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको कराया था, यानी कि सबसे पहली वीडियो के अंदर जो आप आईबीसी की सबसे पहली वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने एक चीज मेंशन की थी कि इफ समबडी वांट्स टू एक्ट एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो उसको सबसे पहले दो काम करने होंगे। एक तो उसे अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के अंदर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा। दूसरा, उसको अपने आप को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। किसके पास? आईबीबीआई के पास, बोर्ड जो जिसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। ये दो क्राइटेरिया जब वो पूरे कर लेता है, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और बोर्ड के पास रजिस्टर हो जाता है, देन ही इज एलिजिबल टू अपॉइंट एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। देन सेक्शन 207 में क्या लिखा हुआ है देखिए, एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल आफ्टर ऑब्टेनिंग द मेंबरशिप ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जैसे उसको मेंबरशिप मिल गई किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी मैंने आपको बताया था, 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज ये चैप्टर मत करिए, मैं बार बार पुरानी वीडियोस का रेफरेंस दूंगा, तो प्लीज आप पहले प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। इतना टाइम दे रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स में है, तो प्लीज अपने टाइम को इन्वेस्ट करना सीखिए। दो चीजें हैं, या तो आपको खुद आती हैं ये चीजें, ऑलरेडी नहीं आती हैं तो प्लीज मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, इन्वेस्ट योर टाइम, पढ़ाई है, आप प्लीज उस चीज को करिए। देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन सी थी? एक तो आईसीएआई की, जो सीए इंस्टीट्यूट है उसकी अपनी खुद की, दूसरा आईसीएसआई की यानी कि हमारे सीएस इंस्टीट्यूट की, और तीसरा क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट्स की, जो सीएमए वाले होते हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उनकी अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। तो उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का मैं मेंबर होना जरूरी है। देन मैं अपने आप को फिर रजिस्टर भी कराऊंगा किसके? बोर्ड पे, विद इन सच टाइम एंड सच मैनर ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। मैनर, फीस और फिर क्या है? टाइम, 3 चीजें स्पेसिफाई की गई हैं। उसके बाद आइए, और सेक्शन 207 सबसेक्शन 2 एम्पावर्स द आईबीबीआई टू स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स और पर्सन जिनके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, जो फील्ड, फाइनेंस की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, मैनेजमेंट, इंसॉल्वेंसी और अदर फील्ड, टू एक्ट एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। यानी कि कुछ नहीं है, सेक्शन 207 में ये बात लिखी है कि आईबीबीआई के पास एक तरीके से अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकती है, इन लोगों को अपॉइंट कर सकती है जिनके पास भी नॉलेज है इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर, यानी कि लॉ से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से रिलेटेड। अगेन ये जो बॉक्स है, अगर आप इसको अवॉइड भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको रीड करवाया है। आइएगा आगे चलते हैं। फिर हमें अगली चीज क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज मेड आईबीबीआई रेगुलेशन 2016। अगेन जो भी कोई एक्ट होता है या कोई कोड होता है, तो उसके अंदर सारी बातें लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है। उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो एक्ट होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। तो जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को कंट्रोल करने के लिए, वो रेगुलेशंस है आईबीबीआई ब्रैकेट में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रेगुलेशन 2016। आईबीसी भी 2016 में आया था और ये रेगुलेशंस भी 2016 में आई थी, क्योंकि इन रेगुलेशंस के बिना आईबीसी 2016 जो है वो इंप्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देन उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस। क्या फंक्शंस या ऑब्लिगेशंस है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या क्या काम करता है?
अगेन, जिन जिन नाम से वो जाना जा सकता है, मैंने आपको बताया है कि वो बंदा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस करा सकता है, वो सीआईआरपी करा सकता है, वो बैंक्रप्सी करवा सकता है, लिक्विडेशन करवा सकता है। ये सारी की सारी क्या है, एक तरीके से फंक्शंस हैं किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के, वही बातें लिखी हैं। अब फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर वो प्रोसेस कर सकता है, जो चैप्टर 2 और पार्ट 3 में है। फ्रेश स्टार्ट का एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर का नाम है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। तो वहां पे हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है, यानी कि यहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये काम करवा सकता है। दूसरा, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, हमने जो पिछला चैप्टर में पढ़ा है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है। तो इंडिविजुअल यानी कि एक पर्टिकुलर आदमी का अगर करेंगे। तीसरा, सीआईआरपी जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और लास्ट है इंडिविजुअल का बैंक्रप्सी का प्रोसेस। और लास्ट है लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अंडर चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 3। बात समझ आ गई है? अब एक काम करते हैं, आगे आगे जरा देखना। कोड ऑफ कंडक्ट है कुछ। कोड ऑफ कंडक्ट का आप लोगों को मतलब पता ही होगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर मेंशन्ड है कि इफ यू वांट टू स्मूथली फंक्शन एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देन देयर आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट्स विच यू हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट। वो चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। एंड ये किसी भी प्रोफेशनल से रिलेटेड ये चीजें हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं। चाहे अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर लीजिए, या फिर आप एक तरीके से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात कर लीजिए, वैसे यहां पर इसके लिए भी वो चीजें रिक्वायरमेंट आएंगी। ऑल्दो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर ली है इन वेरी वेरी डिटेल्स। क्या है, उसे रीजनेबल केयर रखनी चाहिए, डिलीजेंस रखनी चाहिए वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज। जब भी ड्यूटीज परफॉर्म करें तो भाई केयर और डिलीजेंस के साथ करें, लापरवाही ना करें। देन सारी रिक्वायरमेंट साथ कंप्लाई करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंप्लाई करोगे, जो भी बाय लॉज में लिखा है किसके, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। यानी कि हम लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं, अगर हम आईसीएसआई की जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है उसके मेंबर हैं, तो आईसीएसआई ने ना कुछ बायलॉज बना रखे हैं अपने अंदर के, एक तरीके से क्या कर रखा है, आर्टिकल्स बना रखे हैं, बायलॉज बना रखे हैं। हमको उन बायलॉज को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आईसीएसआई के पास अथॉरिटी क्या है कि वो हमारा लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर सकती है। तीसरा, कि वो अलाउ करेंगे किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जिस एजेंसी के अंदर वो क्या है, मेंबर हैं, उनको अलाउ करेंगे कि वो चेक कर सके इसके रिकॉर्ड्स कि भाई जो ये हमारा मेंबर है ये सही तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं करवा रहा है, या सिर्फ नाक कटवा रहा है। देन चौथा क्या है कि उसे सबमिट करनी पड़ेगी एक कॉपी, किस चीज की, उन सभी रिकॉर्ड्स की जो उसने प्रोसीडिंग्स के दौरान रिकॉर्ड किए थे बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू द बोर्ड एज वेल एज टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। यानी कि जैसे उसे कोई टास्क मिला, यानी कि कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका क्या किया, उसने सीआईआरपी किया। अब सीआईआरपी करने के बाद उसने कैसा काम किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, इस चीज के लिए एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो जितने भी उसने रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए थे वाइल परफॉर्मिंग हिज फंक्शन, उस चीज की कॉपी उसको 3 लोगों को डिपॉजिट करानी है। सबसे पहले उसे डिपॉजिट करानी है बोर्ड के पास, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा, उसको डिपॉजिट करानी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप है तो डीआरटी के पास, अगर वो कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है तो एनसीएलटी के पास। और तीसरा, उसे डिपॉजिट कराना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के पास। बात समझ आ गई है? फिर उसके बाद लास्ट क्या है, टू परफॉर्म हिज फंक्शन इन सच मैनर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। सबसे नल्ला पॉइंट, आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर को बड़ा बड़ा करके दिखाना है तो हर जगह आप लास्ट में एज मे बी स्पेसिफाइड या एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड करके आप एंड कर सकते हैं, ठीक है ना। देन अब बारी आती है जो रेगुलेशंस हम कह रहे थे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ब्रैकेट में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस 2016। इसमें कौन कौन से रेगुलेशंस जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दे रखी है आप लोगों को रेगुलेशन नंबर 4। अब रेगुलेशन नंबर 4 क्या कह रही है, दोस्त जरा ध्यान से देखना। एंड इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो चुकी हैं एग्जाम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, केस स्टडी की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। प्लीज आप रेडी रहिएगा। जो मैं बातें कर रहा हूं अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया है, बिलीव मी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले भाई, आप आखिरी इंसान होंगे जिसको उसका आंसर नहीं आता होगा, ठीक है ना। मैं बड़े दावे के साथ ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि आई पर्सनली बिलीव इन दिस, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत से सारी चीजें सब बता रहा हूं तो फिर कुछ छूट ही नहीं रहा। देन क्या सवाल उठता है कि आपके मार्क्स उस चीज में कट जाएंगे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, सिर्फ अटेंशन के साथ आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है। आइए, रेगुलेशन 4 क्या कहता है कि नो इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल। शुरुआत ही नेगेटिव करी है, यानी कि अगर इन्होंने ना क्या बोल रखा है, रेगुलेशन 4 इस तरीके से नहीं है कि कौन कौन बंदे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। रेगुलेशन 4 यह कहती है कि कौन कौन बंदे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं।
यानी कि जिन जिन बंदों का नीचे नाम दिया गया रेगुलेशन 4 में, वो बंदे नहीं बन सकते इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बाकी इसके अलावा जो लोग हैं, दे आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। क्या बात समझ आ गई है? नेगेटिव लिस्ट दे रखी है। तो नो इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इफ, अगर वो, इफ ही, अगेन ही का मतलब देखो यार, लिटरली मत लीजिए, ही इन्होंने लगा दिया है, ही ऑब्लिक शी है, यानी कि लड़कियां यहां पे एक्सक्लूडेड नहीं है। प्लीज जेंडर इक्वालिटी की तरफ मत जाइएगा, अगेन लॉ है तो इसके साथ हम ज्यादा छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। इफ ही इज अ माइनर, अगर वो 18 साल से कम है, अरे तू बच्चा है अभी, तू करवाएगा क्या इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड काम? पॉसिबल ही नहीं है। तू अपनी जिंदगी की इंसॉल्वेंसी को भाई टैकल कर। तू 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है अभी, एंड तू इतने बड़े बड़े काम करने की बात कर रहा है। सो नो, यू आर नॉट अलाउड इफ यू आर अ माइनर। दूसरा, ही इज नॉट अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंसी आपको पता ही है कि रेजिडेंसी, अगेन आपने टेक्स्ट के अंदर ही पढ़ा हुआ है कि 182 दिन से अगर आप ज्यादा इंडिया के अंदर रह रहे हैं, देन यू आर अ रेजिडेंट इन इंडिया, अदरवाइज यू आर नॉट। तो अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया हैं, देन you can be appointed as an insolvency professional, otherwise you can't. तीसरा, does not have qualification and experience, जो कि रेगुलेशन 5 और 9 में मेंशन्ड है। यानी कि रेगुलेशन 5 और रेगुलेशन 9, रेगुलेशन 9 अब कट चुकी है, 2021 में अमेंडमेंट आई है, रेगुलेशन 5 अभी भी एग्जिस्टिंग है। यानी कि रेगुलेशन 5 में कुछ क्वालिफिकेशन दे रखी है, कुछ एक्सपीरियंस दे रखा है। अगर आप उतने क्वालिफाइड नहीं है, या फिर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू कांट बी अपॉइंटेड एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। यानी कि रेगुलेशन 5 में क्या बातें लिखी है जरा मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने तो रेफरेंस देके छोड़ दिया, बट मैंने इसके लिए सेपरेट ना, मैंने ये चीजें लिख ली है। आओ जी, रेगुलेशन 5 आप एक बार अगर पढ़ लेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपको ना पता भी तो चले यार कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक बंदा जिसके पूरे ऊपर हमने एक तरीके से पूरा कोड पढ़ लिया है। तो आफ्टर ऑल वो बनने के लिए, अगर मुझे लेट सपोज बनना है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन मैं पूरी कर लूं तो वो चीज मैं बन सकता हूं। तो जरा देखिएगा, रेगुलेशन 5 है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन। सब्जेक्ट टू मतलब कि बाकी प्रोविजंस अलग अलग रेगुलेशन में जो लिखे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, यानी कि आप ओवरराइड नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू का उल्टा क्या हो जाता है? नॉट विथ स्टैंडिंग। यहां पर नॉट विथ स्टैंडिंग यूज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट टू मतलब उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए। एन इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसी भी इंडिविजुअल को रजिस्टर कर लिया जाएगा एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर इफ ही हैज पास्ड लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन। एक लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन होता है, अगर उसने वो पास कर लिया है विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर, बिफोर द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? उसे मेंबर बनना पड़ता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का। तो आपको इससे पहले कि आप आवेदन करने जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में कि प्लीज मुझे अपना मेंबर बना लो, उससे 12 महीने पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास करना जरूरी है। उसके बाद ही आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास आवेदन कर सकते हैं कि प्लीज मुझे अपना मेंबर बना लीजिए। देन उसने कंप्लीट कर लिया है एक प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स। प्री रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले एक एजुकेशनल कोर्स है, रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, यानी कि बोर्ड यानी कि आईबीबीआई द्वारा जो रिक्वायर्ड है फ्रॉम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आफ्टर हिज एनरोलमेंट एज प्रोफेशनल मेंबर। यानी कि अब आपने क्या करा है? पहले स्टेप में, स्टेप ए के अंदर आपने लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास करके आपने एप्लीकेशन दी इंसॉल्वेंसी एजेंसी को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को, उन्होंने आपको मेंबर बना लिया। अब उन्होंने आपको मेंबर बना लिया, उसके बाद आपको बोर्ड के पास भी तो रजिस्टर करना है, पर उससे पहले आपको एक प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स पूरा करना पड़ेगा जो कि बोर्ड ने रेकमेंड करा हुआ है, इससे पहले कि आप आईबीबीआई के पास क्या करेंगे? रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। फिर उस बंदे ने हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम भी कंप्लीट होना चाहिए जो कि बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है। देन उसके बाद उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। भाई नाम सुनो ध्यान से, सबसे पहले देखो 4 चीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या है? नेशनल लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, सबसे पहली चीज है लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन। दूसरी चीज है प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स। तीसरी चीज है नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। चौथी चीज है ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम किसी भी यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड या रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और इंस्टीट्यूट approved by All India Council of Technical Education AICTE,
या फिर लॉ द्वारा कोई भी अगर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, और लॉ की टर्म से मैं अगर कहूं तो यूजीसी द्वारा, यूनाइटेड ग्रांट्स कमीशन, इसके द्वारा अगर क्या है अप्रूव्ड है, देन इन दैट केस वो मान्य मानी जाएगी। उसके बाद अब ये बात आ गई क्वालिफिकेशन की। देखो यहां तक बात आ गई है क्वालिफिकेशन की, आपके लिए किन किन एग्जाम्स को क्लियर करके रखना जरूरी है। अब बारी आती है कि एक्सपीरियंस कहां मैटर करेगा। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 10 सालों का, कम से कम 10 साल का। अगर आप फील्ड ऑफ लॉ में हो, आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है, बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि एलएलबी आपने कर रखी है। एलएलबी आपकी क्या होती है, बैचलर डिग्री होती है लॉ के अंदर, एलएलएम मास्टर डिग्री होती है। एलएलएम की जरूरत नहीं है। अगर आपने एलएलबी करी है और उसके बाद आपने 10 साल की प्रैक्टिस कर ली है, देन इन दैट केस आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया इन द फील्ड ऑफ लॉ। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, अगर लॉ में नहीं है तो मैनेजमेंट में होना चाहिए। जब आप एक मास्टर डिग्री मैनेजमेंट ले लेते हो, मास्टर डिग्री यानी कि एमबीए आपने कर ली, या फिर कोई 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया मैनेजमेंट में। एमबीए नहीं किया तो कोई 2 साल का डिप्लोमा करा है, एमबीए भी 2 साल की होती है और वो डिप्लोमा भी 2 साल का होना चाहिए। देन 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप सिर्फ आफ्टर रिसीविंग अ बैचलर डिग्री, मतलब 15 साल का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में, यानी कि आपने बीबीए अगर किया है। अगर एमबीए किया है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, बट अगर आपने बीबीए किया है तो आपको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि बीबीए किया हुआ बंदा अभी नौसिखिया होता है, उसे 10 साल में काम नहीं चल पाएगा। उसके लिए 15 साल की एजुकेशन होना, एक्सपीरियंस होना थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट है। देन उसके बाद अब हमारी बात आ गई है कि हम लोग जो सीए, सीएस या सीएमए फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कितना एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी हैं तो 10 साल का, कॉस्ट अकाउंटेंट है तो 10 साल का, और अगर आप एडवोकेट हैं, बार काउंसिल के पास रजिस्टर्ड हैं, देन भी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि सीए, सीएस, सीएमए और एक ऐसा लॉयर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, इन लोगों को 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देन यू आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। दैट्स इट। क्या आपको बात समझ आ गई? प्लीज अगर आपको समझ आ गई तो ये देखो, ये मैंने जूम आउट कर दिया है, अभी स्क्रीनशॉट लो, और रेगुलेशन 9 मैंने आपको बता दिया है कि ओमिट हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके अभी कभी इसको याद कर लो, बाद के लिए मत टालो यार, बाद के लिए हो गया। इस वीडियो को आप ऐसे मत देखो कि एक टास्क है कि आपने वीडियो खत्म कर दी, मतलब आपने वो कर लिया कि आपका चैप्टर अपनी तरफ से आपने कर लिया, दोस्त को बता रहे हो कि हाँ भाई आज मैंने सर की वीडियो देख ली है और अब मेरी तैयारी बढ़िया हो गई है। नहीं, मेरा रिवाइज हुआ है दोबारा आपको पढ़ा के, आप लोगों पर नहीं हुआ है। मैं जो आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको आप इतना समझो कि सिर्फ मैं आपकी यहां पे दिमाग की सतह तक पहुंचाऊं। दिमाग के अंदर तक जाने के लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा, वो एफर्ट आप अभी कभी करिए, बात के लिए मत टालना। अब आइए, भाई 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 भाई, हाँ, सबसे पहले क्या था रेगुलेशन 4 कि आपका माइनर, आप माइनर नहीं होने चाहिए। दूसरा, आप पर्सन क्या होने चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए, यानी कि अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। तीसरा, आपको रेगुलेशन 5 के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन दे रखी है और एक्सपीरियंस दे रखी है, आपको वो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पूरा रखना है। फिर आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। कन्विक्टेड का मतलब मैं आपको बताया है ना, कन्विक्टेड यानी कि आप मुझे दोषी करार दिए गए हैं बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर एन ऑफेंस जिसमें पनिशेबल है इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने से कम की अगर आपको जेल हुई है या फिर कोई आपको इंप्रिजनमेंट हुई है, देन इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा टू बिकम अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, क्योंकि माना जाता है कि अगर 6 महीने से कम की सजा मिली है तो जो जुर्म था वो थोड़ा छोटा ही होगा। अब छोटे से जुर्म के लिए यार किसी को अगर हम एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर घुसने ना दे, इसमें कोई समझदारी नहीं है। बट हाँ, अगर उसने 6 महीने से ज्यादा की उसको सजा मिली है तो पक्का कोई घोर अपराध किया है, और एक अपराधी को इतना इंपॉर्टेंट टास्क देना कोई समझदारी नहीं है। फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, जो एक ऑफेंस है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, मॉरल टर्पिट्यूड आप सीएस एग्जीक्यूटिव से पढ़ते आ रहे हैं तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एंड अ पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज नॉट बीन इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, सुनना और उसका पढ़ना याद हो जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर आपको, यानी कि अगर जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं उस बंदे को 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है, 6 महीने से ज्यादा की जेल हो गई है, और ये जो जेल का ऑर्डर जो आया था वो मान लेते हैं 1 जनवरी 2021 को ऑर्डर आया था, 1 जनवरी 2021 को ऑर्डर आया था, और अभी 5 साल, इधर देखो 5 साल इलैप्स हो चुके हैं, यानी कि 2027 में उसने आवेदन किया है कि मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बना दो, देन कोई दिक्कत नहीं है।
6 महीने से ज्यादा भी अगर उसको सजा मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि 5 साल का पीरियड गुजर चुका है। 5 साल में तो यार शैतान भी इंसान बन जाता है, और इसने तो इतना बड़ा जुर्म थोड़ी ना किया होगा यार, सिर्फ 6 महीने से थोड़ी ज्यादा ही तो सजा मिली है। तो 5 साल का मौका दिया गया है कि 5 साल तक आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं, उसके बाद यू कैन अप्लाई टू बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और अगर 6 महीने से ज्यादा की सजा मिली है, बट अभी 5 साल का पीरियड, जिस दिन ऑर्डर हुआ था कि इस बंदे को इतने 6 महीने से ऊपर की जेल की जाएगी, इंप्रिजनमेंट दी जाएगा, उस सेंटेंस के दिन से लेके अभी तक 5 साल बीते नहीं हैं, तो उन 5 साल के पीरियड में आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। बट जैसे ही वो 5 साल की थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगी, देन यू कैन स्मूथली एक्ट एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अप्लाई करने के बाद। देन उसके बाद प्रोवाइडेड, बट एक कंडीशन आ गई है, प्रोवाइडेड बट अगर किसी बंदे को, मान लेते हैं अभी 6 महीने की जगह 7 साल आ गया है, यानी अगर किसी बंदे को 7 साल से ज्यादा की सजा मिल गई है, और यूजुअली जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उस केस में होता है ये सब कुछ, यानी कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है, रेप वगैरह किया है आपने, जो भी घनघोर अपराध हैं, अगर आपने वो किया है और आपको 7 साल से ज्यादा की सजा मिली है, तो ब्रो यहां पर 5 साल जैसी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आप जिंदगी भर कभी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। प्लीज अपने उस सपने को कुचल दीजिएगा। 6 महीने से ऊपर है और 7 साल से नीचे है, 6 महीने से ऊपर और 7 साल से नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो 6 महीने के अंदर अंदर है, यानी कि आपको 3-4 महीने की सजा हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सजा काट के आओ आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर 6 महीने से ज्यादा का सेंटेंस है, देन आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप 6 महीने से 7 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है, 7 साल से ज्यादा के लिए आपको इंप्रिजनमेंट मिली है, आप जिंदगी भर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया? आ गया। फिर आप खुद कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो, यानी कि आपके खुद के लगे पड़े हैं और आप दुनिया को संवारने चले हो। यार सिंपल सी बात है, आप खुद इंसॉल्वेंट हैं एंड आप बात कर रहे हो कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनूंगा, लोगों का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करूंगा। कैसी बात है अजीब सी? आप खुद तो सही हो जाओ भाई, उसके बाद दूसरों को सुधारना ना। सिमिलरली अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। फिर वो बंदा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड मतलब थोड़ा दिमागी तौर पे उसका मतलब पागल ना हो, दिक्कत ना हो, यानी कि चैलेंज ना हो। अगर वो अनसाउंड माइंड का नहीं है तो फिर ही कैन एक्ट, अगर अनसाउंड माइंड का है तो वो नहीं कर सकता वो काम। लास्ट क्या है? ही इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अभी फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब क्या है कि सॉलिड बॉडी है, सिक्स पैक एब्स, ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का लॉ की टर्म्स में कॉन्टेक्स्ट समझो। यही अगर मैं जिम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो फिट एंड प्रॉपर पर्सन का वही मतलब है दैट यू शुड हैव अ फिट फिजिक। आपके पास एक अच्छे खासे मतलब बाइसेप्स होने चाहिए, शोल्डर अच्छे होने चाहिए, चेस्ट अच्छे होने चाहिए। बट लॉ की टर्म्स में फिट एंड प्रॉपर पर्सन आ जाती है बात कि आप इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि एज अ पर्सन यू मस्ट हैव अ कैरेक्टर। ठीक है ना? कैरेक्टरलेस नहीं होने चाहिए आप। देन उसके बाद बस ये इतना ही करा। अब बारी आती है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो डिटेल में आप लोग पढ़ने वाले हैं, किसके लिए? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए। मेरे को हालांकि ये सब चीजें पढ़ाने में काफी बोरियत होती है, रेपिटेटिव है। एग्जाम के लिए आई थिंक आखिरी में अगर कोई क्वेश्चन बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप एग्जाम के लिए पढ़िए मत। देखो किस्मत जब फूटी हूं तो अगेन 60 नंबर के लिए एग्जामिशन से रोक सकते हैं या 40 नंबर पे पास होने के लिए रोक सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रिस्क मत लो। जब इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, अगर मान लेते हैं हम इस पूरे सिलेबस में से टोटल 50 पेज ऐसे हैं जो वेस्टफुल हैं, तो प्लीज उस 50 पेज का रिस्क क्यों लेना जहां पे हमारे 4 कुछ फालतू नंबर आ सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ थोड़ा टाइम ही तो इन्वेस्ट करना है, थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है। तो क्यों ना आप उस चीज को, जो चीज है उसको ओवरव्यू ले लो, है ना? ओवरव्यू ले लोगे तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू राइट। मैं नहीं कह रहा कि यहां पे आप पॉइंट्स को बिल्कुल रट्टा मारो, नहीं। आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया अपने दिमाग में इमेजिनेशन करना कि हाँ 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 ऐसा ऐसा ये होगा, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, पार्शियल किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सारी चीज किसी भी बंदे में होना चाहिए जब वो कोई इस तरह का जिम्मेदारी वाला काम कर रहा है। एंड अगर होगा तो आप लोग एग्जाम में बना के तो अपनी तरफ से लिख ही देंगे। आइए जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है उसको मेंटेन करनी चाहिए इंटीग्रिटी, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थराइट इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी कि सीधी बात करनी है, नो बकवास। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदार। अगेन इंटीग्रिटी मतलब वो अपने प्रोफेशन को लेकर निष्ठा है उसमें, यानी कि वो उस काम को ईमानदारी से करना चाहता है।
फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट नॉट मिस रिप्रेजेंट एनी फैक्ट और सिचुएशन। किसी फैक्ट को आपको मीडिया की तरह काम नहीं करना कि एक फैक्ट है उसको आप मोल्ड कर दे रहे हो उस पर्सन के अकॉर्डिंग जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप काम कर रहे हो। देखो हमारे इंडियन मीडिया चैनल जितने हैं, अगर आप लोग इतने दिमाग वाले हैं तो आपको मीडिया चैनल्स को देख के आप बता सकते हो कि ये लोग किसकी बटरिंग कर रहे हैं। यानी कि कुछ चैनल्स हैं जो प्योरली बिल्कुल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ चैनल्स हैं जो प्योरली कांग्रेस के लिए या एंटी बीजेपी बोलना ज्यादा एप्रोप्रिएट है, उनके लिए काम कर रहे हैं। अनबायस्ड मीडिया होना सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडिया का काम क्या होना चाहिए? अनबायस्ड होना जरूरी है, उन्हें पक्षपात नहीं करना, जिसके बारे में जो अच्छा है वो बताओ, जो बुरा है वो बताओ। फैक्ट्स को मोड़ना तोड़ना आपका काम नहीं है, ठीक है ना। वो पेज 3 वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, पपराजी जो होते हैं, उन लोगों का काम है, आप लोगों का काम नहीं है। सिमिलरली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है किसी भी फैक्ट या सिचुएशन को, एंड ही शुड रिफ्रेन, अपने आप को रोकना है फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्वड इन एनी एक्शन दैट विल ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन। और अपने आप को किसी भी उस काम को करने से रोकिए जो आपके प्रोफेशन पे लालछन लगा सकता है, यानी कि बदनाम कर सकता है। फिर एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट एक्ट विद ऑब्जेक्टिविटी इन हिज प्रोफेशनल डीलिंग्स बाय इंश्योरिंग दैट हिज डिसीजंस आर मेड विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोर्शन। यानी कि अगेन वही जो टाइप्स ऑफ वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल थे कि उसमें कोर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि ये सब चीजें मुझे कराना जरूरी है? प्लीज मैं आपको क्या करूंगा ना, अभी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल टेक टाइम, मैं इससे रिलेटेड ना एक शॉर्ट में नोट्स बना दूंगा। उन कीवर्ड्स को आप सिर्फ दिमाग में रख लीजिएगा, आगे पीछे अपनी इंग्लिश आप जोड़ दीजिएगा, एग्जाम में लिख के आ जाइएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। सबसे पहले इसके आने के चांसेस कम है, ऊपर से आप जब इसे लिखेंगे पूरे मार्क्स आ जाएं ये भी पॉसिबल नहीं है, मार्क्स मिले ही नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको डिसेंट मार्क्स स्कोर करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं होती है, आपको सिर्फ रीड मारना होता है और ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि जीआरएमसी है हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है प्रोफेशनल का, उसमें एथिक्स में इतना भर भर के सिखाया गया है, मतलब मुझे लगता है कि भगवत गीता में इतना अच्छा इंसान बनने की बातें नहीं लिखी हुई हैं जितनी ज्यादा उस पर्टिकुलर बुक के अंदर लिखी है। यानी कि एथिक्स वाली बुक को अगर आप पढ़ लें तो शायद आप एज अ प्रोफेशनल काम ही नहीं कर पाएंगे रियल वर्ल्ड में। यानी कि आधे से ज्यादा जो प्रोविजन है एथिक्स के वो ब्रीच हो जाते हैं जब आप दुनिया के अंदर उतरते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है, हर किसी को क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ एक फेवर करना पड़ जाता है। खैर वो दूसरी बातें हैं। आपको बेसिकली हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में एथिक्स इसलिए घुसाया जा रहा है ताकि आपके अंदर एम्बॉडीड हो जाए। आपको जब भी आप कोई काम कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस के दौरान, अपनी जॉब के दौरान, तो आपको बार बार वो शब्द गूंजे कि नहीं, जो किताब मैंने पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि आपको ये गंदा काम नहीं करना है, आपको ये अच्छा काम करना है। आपको अगर ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट से रखे हैं जो आपने नहीं फॉलो करे तो आईसीएसआई से आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आप में वो डर पैदा करने के लिए सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। देन आइए अगला, फिर आप प्लीज इसे कर लेंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब कि आपका जो प्रोफेशन है, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं तो आपके पास कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने डिग्री लेके आप हो गए। जैसे कि अगर कुछ लोग हैं जो सीएस बन गए या सीए बन गए हैं सिर्फ फॉर सेक उन्होंने डिग्री ले ली है, पढ़ाई कर करके रट्टा मार के जैसे तैसे हो गए हैं, बट काबिल है नहीं उस चीज के लिए, देन क्या फायदा उस चीज के लिए बन के। अगेन आप क्या करेंगे, काम खराब करेंगे प्रोफेशनल बनने के बाद, और अपने जो प्रोफेशन है अपने साथ साथ अपने बाकी के प्रोफेशनल भाइयों की इज्जत डुबाएंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट फैक्ट्स एंड करेक्टिंग मिस एप्रीहेंशंस, यानी कि जो भी करेक्ट फैक्ट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करना, उनके लिए आप आगे बढ़ के बताएंगे कि हाँ ये फैक्ट्स करेक्ट हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। टाइमलीनेस, यानी कि आपको टाइम पे जो भी चीज आपको जिम्मेदारी दी गई है, जैसे सीआईआरपी की अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, तो उसमें 180 दिन का मापदंड है कि 180 दिन के अंदर आपको सीआईआरपी खत्म करनी है, तो वो 180 दिन ही होने चाहिए। कोशिश करिए कि जो 90 डेज की वन टाइम एक्सटेंशन है उसकी जरूरत ना पड़े। यानी कि अगर आप टाइम पे कोई काम करेंगे ना तो अगेन वो डिसिप्लिन जो होता है ना वो आपको स्पेशल बनाएगा, और आपको मार्केट के अंदर काम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करना है, यानी कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है ड्यूरिंग दिस ऑल प्रोसेस आपको उसको सही तरीके से मैनेज करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, सही लोगों के साथ शेयर करना है उस इंफॉर्मेशन को, ये सारी बातें प्लीज आप एक बार रीड कर लीजिएगा। एक बार यहां पे एक और बात लिखी है, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, एक अनबायस्ड आपका क्या होना चाहिए, नेचर होना चाहिए। और कोई भी बंदा अनबायस्ड कब होगा, जब तक उसको उसके फायदे की कोई चीज ना नजर आए।
यानी कि आप जिस क्लाइंट की, लेट सपोज किसी कॉर्पोरेट डेटर की आप सीआईआरपी करने गए हैं, तो कॉर्पोरेट डेटर चाहेगा कि उसके फेवर में आप कुछ डिसीजंस लें, यानी कि सीआईआरपी के प्रोसेस करते टाइम। तो वो क्या करेगा, आपको लेट सपोज उसने कोई अच्छे से 5 स्टार होटल में आपको पार्टी दे दी, आपको आईफोन गिफ्ट कर दिया, या आपको कोई ब्राइब करने की कोशिश करी, प्लीज मत करिए। ना तो खुद करिए, ना ही अपने किसी रिश्तेदार के लिए करने दीजिए। रिश्तेदार वो रिश्तेदार जिनके साथ अगर वो अच्छा करेगा तो आप पे फर्क पड़ सकता है, यानी कि आपकी वाइफ, आपके फैमिली, आपके मम्मी पापा, उनको वेकेशन पे भेज दिया, ऐसा नहीं यार। ऐसा अगर होगा तो आप बायस्ड होने लग जाओगे, तो अगेन आपका ऑब्जेक्टिविटी वाला जो प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल आपका ब्रीच हो जाएगा। तो प्लीज आप कृपया करके वो गलती ना कीजिएगा। देन उसके बाद बस मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज ये वाली जो चीजें हैं आप इसको शिद्दत के साथ याद करना। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, मेरे को इसे पढ़ाने में, देखो आप प्रोफेशनल में पहुंच गए हैं तो मैं ये चीज अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप एक अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। एंड मेरी बात मान के चलिएगा कि अगर आप ये जो ऊपर की चीजें हैं ना, ये स्पून फीड अगर आपको कोई करता है ना, तो अगेन वो क्या कर रहा है, आपकी आदत बिगाड़ रहा है। अगर आप ये बेसिक चीजें भी खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दिमाग पे तो स्ट्रेस डाल ही नहीं रहे हैं। और यार दिमाग से जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे। बार बार मैं सेम चीजें रिपीट करूंगा तो आपके दिमाग में घुसी जाएंगी। बट ये तो आपके दिमाग का नेचर है। आपका टैलेंट क्या हुआ इसमें, तो टैलेंट टीचर का हुआ, टीचर की मेहनत हुई, आपकी अपनी मेहनत क्या हुई। तो जब तक समझ जाना आपको लाइफ में कब आपको सतर्क होना है कि जब बिना मेहनत करे कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ डेंजर साइन है भाई यहां पर, यानी कि कुछ गलत हो रहा है जिसका रिजल्ट आज नहीं तो आपको कल जरूर मिलेगा। तो प्लीज कुछ चीजें जो रूटीन नेचर की होती हैं वो खुद करने की कोशिश करिए ताकि आपका दिमाग में जंग ना लग जाए मेरे दोस्त। आइए, मैं बीच बीच में कुछ ज्यादा ज्ञान की बातें तो नहीं कर जाता, प्लीज अगर है तो मैं अकेले, ये मेरे मन की बातें हैं, मुझे दिल पे बिल्कुल मत लेना। मेरी इंटेंशन हर्ट करना नहीं है। अगेन जो मुझे लगता है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई है, मैं चाहता हूं वो गलतियां आप तक ना हो, जिसका आउटकम मुझे झेलना पड़ा वो आप ना झेले। यानी कि अगेन जो मेरे एक्सपीरियंसेस में चीजें अच्छी नहीं थी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, जो अच्छी थी वो भी शेयर करूंगा। वो चीजें जिन्होंने मुझको फायदा दिया वो भी आपके काम की होगी, जिन्होंने मुझे नुकसान दिया वो भी आपके काम की होंगी, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं करनी, ये चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, आइए अब कितनी देर हो गई पहले तो ये देखें, 40 मिनट की वीडियो हो गई भाई साहब। आई थिंक यार मुझे एक छोटा सा काम भी था, इसके बाद जो ये टॉपिक है ना इसे बाद में स्टार्ट करते हैं। क्या ये हमारा चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा? नहीं यार, इसके लिए 2 क्लासेस नहीं, अगली क्लास में पूरा खत्म कर दूंगा ये चैप्टर, प्रॉमिस। एक ये क्लास हो गई और एक इससे अगली क्लास हो गई, 2 क्लासेस में हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश। प्रोबेबली कितनी देर की, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई डोंट फील कि इससे आराम से मैं पढ़ा नहीं सकता, आप पढ़ नहीं सकते। इससे ज्यादा स्लो चलूंगा तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे, मैं भी इरिटेट हो जाऊंगा। एंड देखिए यार कितना मजेदार है, दिखने में सिलेबस बहुत ज्यादा है बट आप आराम आराम से करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। एंड आफ्टर ऑल यू आर प्राउड, एक तरीके से आप क्या है, एक कैंडिडेट हैं एक ऐसे कोर्स के जिसके लिए बच्चे सपने देखना मतलब वो सोच के छोड़ देते हैं कि यार नहीं यार डिफिकल्ट है, कैसे हम करेंगे, और आप लोग उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो अगेन इनिशियली आप विनर बन गए हैं, और जब आप इस चीज को एग्जाम को क्रैक कर देंगे देन विनर इनटू 100 हो जाएगा, और आप लोगों के लिए तो अगेन एक सेलिब्रेशन वाली बात हो जाएगी। एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को यूजफुल लगी, आपको फायदे का सौदा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक जरूर करना। 2 तरह के कमेंट जरूर होना चाहिए। क्या, अगर अच्छी लगी तो प्लीज थैंक यू, वेल विशेस, वो सब चाहिए। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी, कि नहीं सर, बुरी इन द सेंस आपको लगता है कि सर अगर आप ये चीज इंप्रूव करेंगे तो वो आपके और हमारे लिए अच्छा है, तो प्लीज डू लेट मी नो। कोई हेट मत पहुंचाना, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से शेयर करो जिनके बारे में आप फिक्र करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।